नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज़ में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जेल में बंद विचाराधीन कैदी की मौत पर बवाल, ग्रामीणों ने थाने के बाहर शव रख किया हंगामा, पुलिस पर लगाया पिटाई का आरोप। मुजफ्फरपुर पुणे स्पेशल ट्रेन का इंजन पटरी से उतरा, जंक्शन पर मची अफरा तफरी, अधिकारियों ने दिया जांच का आदेश। और पिस्टल के बट से मारकर लूट ली चेन, रिटायर्ड इंजीनियर के नाक की हड्डी टूटी, पुलिस कर रही है जांच। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में विचाराधीन कैदी की मौत के बाद शव रख थाने का घेराव करते हुए ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। बवाल की सूचना पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला। दरअसल बोचहां थाना क्षेत्र निवासी 24 वर्षीय उदय कुमार आर्म्स एक्ट समेत अन्य संगीन मामले में गिरफ्तारी के बाद बोचहां थाना की पुलिस ने 2 माह पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था, जिसके बाद उसकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। इलाज के लिए उसे पटना भर्ती कराया गया। ठीक होने के बाद वापस मुजफ्फरपुर लौट आया। फिर कुछ दिन के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। जांच के दौरान उसे जॉन्डिस निकल गया, जिसके बाद जेल प्रशासन ने इलाज के लिए इसके MCH में से भेज दिया, जहां देर रात को उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी जब मृतक के परिजनों को मिली, तब परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा। शव को पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद बोचहां थाना ले आए, जिसके बाद शव को थाने के गेट पर रखकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इस दौरान में स्थानीय पुलिस के साथ जमकर नोकझोंक हुई। परिजनों का आरोप है कि उदय कुमार की मौत पुलिस की पिटाई से हुआ है। वहीं लोगों का आक्रोश और विरोध को देखते हुए वरीय अधिकारी को इस मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। एडिशनल SP पूर्वी शहरियार अख्तर भी मौके पर पहुंचे और करीब 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद शव को हटाया गया। पूरे मामले में एडिशनल SP ईस्ट शहरियार अख्तर ने बताया कि सेंट्रल जेल में विचाराधीन कैदी की मौत हो गई थी और उसको लेकर के परिजन विरोध जता रहे थे। वही मृत वांछित बदमाश था और पूर्व में भी जेल जा चुका था। इलाज के दौरान मौत के बाद हुई पोस्टमार्टम के बाद परिजन ने शव को थाने के पास लाकर विरोध जताया। मामले को शांत करा दिया गया है। सर, हमको बेटा के थाना वाला मार दिया, मार कर चुरा चुरा कर रखा, नहीं मिलने दिया, मर गया। तब हमको सके कहा जो हाँ बच्चा के आइए देखे, तो देखे गया तो बच्चा हमार मरल था। थाना वाला हमको बेटा के मार दिया, मार कर थाना वाला से हमको बेटा मंगाइए खाना, तो सब बेटी के हमको रिस उठाइए। एक भाई है और 3 बहन है। कौन केस में जेल गया था? आगे झूठे के आराम सेट लगा दिया, अपन सब गया घर में, तो सब के हमको सके मारपीट का भगा दिया। अपन बंदूक उंदूक ध दिया, कुछ नहीं बरामद हुआ, घर में कुछ नहीं मिला था। अपन पैसा अपन सब बरामद कर दिया। अब बच्चा के रात में छोड़ दिया, हमको सके अगना में मुँह जात जात कर रखा, न जा दिया घर में। हमसे कहा क्या कर रहा है सर, घर में काहे ऐसे कर रहा है, गलती नहीं होना चाहिए। सर गलती कर रहा है, सर तो नहीं माना, जूता के लाते उते कड़ाई तुरई तो घर में डूब गया। अब बेटी सके लात उधरते उठते घर में ढुका, हमको ला ध दिया, सबके बाहर कर दिया घर से। कैसे से बंद रहा जेल में? 2 महीना 11 रोज हो गया सर। क्या कोई सूचना उतना दिया गया था जेल की तरफ से कि तबीयत खराब है या कुछ होगा? हमको बहुत ज्यादा सीरियस हुआ ना, तब चिट्ठी भेजा है। बताइए तो। 9 तारीख के रात में गया तो सब कुछ अपन सामान धर के वीडियो बना लिया, उस दिन छोड़ दिया। मुँह झांझट के घर में से ही कहला, बोला कि क्यों कर रहा है सर, क्या बात है, कौन कानून से आया है। तो मुँह झांझट के निकाल दिया अगना में और घर में पूरे सामान के छीट दिया।
बोला कि अपन पैसा अपन सामान अपन बंदूक से रख के वीडियो बना लिया। उस दिन भैया को हमको छोड़ दिया। कल 10 बजे सुबह गया तो 9 बजे के करीब में हम बैठल थे तो दूरा पर, तो देखे हम, बोले क्या है कौन है, सादा ड्रेस में गया तो कहे कि, बोले कि आप कौन कानून से है, कौन है बताइए नाम, तू कहला या ना करे छा। हम बोले, हमको बोला कि गाँव समाज के आदमी हम नहीं चिन्हे, तो सादा ड्रेस में गया तो वो हमको मारा गोर पर जूता से, हाथ बड़ी कस के मसोड़ दिया। उसके बाद थाना में पकड़ के लिया, या कल सुबह रात को छोड़ दिया वीडियो बना के, कल सुबह में पकड़ के लाया थाना में। 3 दिन रखा, नहीं खाना दिया नहीं पानी दिया, ना हम लोग लेके जाते थे तो नहीं जाने दिया। बोला कि नहीं है, कहाँ चल गया, दूसरा जगह भेज दिया जांच के लिए। हाँ, ये उदय कुमार नाम है। ये इसको करीब 2 महीने 10-11 दिन पहले जो है जेल भेजा गया था आर्म्स एक्ट में। चोरी के भी केस में ये चार्जशीटेड रहा है, तो यहाँ से जेल भेजा गया था और वहाँ पे जाके जो है करीब उसका बीच में इलाज वगैरह भी चल रहा था वहाँ जेल से, तो बीमार वगैरह भी था, तो उसकी मृत्यु हो गई। तो आज मतलब परिवार वाले थाने पे ले आए और रख दिया यहाँ पे, और बोलने लगे कि पुलिस मारी है। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि पुलिस किसी भी कैदी को भेजती है तो मेडिकली फिट करके ही भेजती है और तभी जेल में उसे लिया जाता है। मतलब उसकी मृत्यु हो गई है जो है बीमारी से जो है। तो कल लोगों को समझाया कि हाँ, मतलब परिवार वाले ही आक्रोशित थे और तो कोई नहीं, परिवार वाले आक्रोशित थे। अब किसी का भी घर का आदमी मर जाता है तो ऐसे भी मतलब आक्रोशित होता है, और चूँकि ये मामला पुलिस और जेल से संबंधित था तो लोगों को ऐसे भी कुछ ज़्यादा ही आक्रोश होता है। आगे सर इस मामले में क्या पुलिस के स्तर से क्या अभी तो वैसा कुछ मतलब वैसा था नहीं, मतलब बहुत उस तरह का एग्रेसिव मूड में कुछ वैसा प्रदर्शन या फिर कुछ वैसा था नहीं, समझा बुझा के मतलब उन्हें भेज दिया गया। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर स्पेशल ट्रेन का इंजन बेपटरी हो गया, जिससे देर रात को जंक्शन पर अफरा तफरी मच गई। यह इंजन मुजफ्फरपुर से पुणे जाने वाली स्पेशल ट्रेन में जोड़ा जाना था। इस ट्रेन के लिए लगाई जाने वाली लोकोमोटिव पटरी पर से उतर गई। हालांकि किसी तरह के जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। जानकारी के अनुसार शनिवार की रात को मुजफ्फरपुर से पुणे जाने वाली स्पेशल ट्रेन रवाना होने वाली थी। ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर लगाया गया था। इंजन को ट्रेन से अलग करके शर्टिंग लाइन से आगे की ओर जोड़ा जाना था। लोकोमोटिव शर्टिंग किया जा रहा था, इसी दौरान यह हादसा हो गया। इंजन पटरी पर से उतर गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चालक की लापरवाही इस मामले में सामने आ रही है। वहीं मुजफ्फरपुर जंक्शन पर ट्रेन का इंजन बेपटरी होने की जानकारी मिलने पर रेलवे के अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया। आनन फानन में इंजीनियर समेत रेलवे के अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी भी तरह का कोई हताहत नहीं हुआ। ट्रेन को पुनः पटरी पर लाने की कोशिश फौरन शुरू की गई। पूरे मामले की जांच रेलवे के अधिकारी कर रहे हैं। इस हादसे के बाद पुणे की स्पेशल ट्रेन को दूसरे इंजन की मदद से रवाना किया गया। ट्रेन 1 घंटे से अधिक समय पर लेट रही। वहीं इस हादसे की वजह से सीतामढ़ी आनंद विहार स्पेशल ट्रेन भी जंक्शन पर फंसी रही। वहीं 1-2 मालगाड़ी का भी परिचालन बाधित हुआ। ट्रेनों के लेट होने की वजह से रात में रेल यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले दिनों भी एक रेल हादसा हो चुका है। नारायणपुर स्टेशन के पास एक मालगाड़ी बेपटरी हो गई थी। मालगाड़ी के कुछ डिब्बे पटरी पर से उतर गए थे। शर्टिंग के दौरान यह हादसा हुआ था। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ था। इस हादसे की वजह से अप और डाउन लाइन की ट्रेनों का परिचालन बाधित हुआ था। खुद सोनपुर मंडल के डीआरएम मौके पर पहुंचे थे। कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया था। मामले की जांच शुरू की गई थी। मुजफ्फरपुर के सदर थाना इलाके के खबरा में बाइक सवार 2 बदमाशों ने हथियार के बल पर सेवानिवृत्त इंजीनियर के गले से सोने की चेन लूट ली। घटना सुबह करीब 6:30 बजे की है। सेवानिवृत्त इंजीनियर अमरेंद्र अपनी पत्नी कुमारी पूनम के साथ मॉर्निंग वॉक के बाद घर लौट रहे थे। इसी बीच घर से लगभग 1.25 किलोमीटर पहले पीछे से आए एक बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने पहले उनको प्रणाम कर रुकने के लिए बोला। जब वह पीछे घूमकर देखने लगे तो बाइक पर पीछे बैठे एक बदमाश ने उनके गले से सोने की चेन झपट ली। जब उन्होंने शोर मचाते हुए इसका विरोध किया
तो बदमाशों ने उनके नाक पर मुक्का मार दिया। इस दौरान उनकी पत्नी कुछ दूर पीछे थी। स्थानीय लोगों के जुटने पर दोनों बदमाश हथियार लहराते हुए फरार हो गए। इस संबंध में उन्होंने सदर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। कुमार अमरेंद्र की पत्नी कुमारी पूनम ने बताया कि बदमाशों के हमले में उनके पति की नाक की हड्डी टूट गई और आंख पर भी चोट लगी है। घटनास्थल के पास के एक निजी अस्पताल में इलाज कराया गया है। इधर सदर थानेदार अस्मित कुमार ने बताया कि बदमाशों की पहचान के लिए आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। घटना सुबह 5:30 बजे हम लोग अपने घर से टहलने निकले। अपने घर से दक्षिण बारमतपुर की तरफ ही मोहल्ला होते हुए रोड जाती है, जो बारमतपुर स्कूल होते हुए आगे तिराहा है, वहाँ से निकलती है। बारमतपुर स्कूल तक हम लोग गए। साफ़ सुथरा कहीं कुछ नहीं था, लोग भी कम थे रोड पे। हम लोग लौट के आ भी गए वहाँ से। 6:10 में चले हैं, 6:30 बजे हम पहुँचे हैं जहाँ ये घटना घटा है। और जहाँ घटना घटा है वो पूरा बस्ती है हमारा खबराबासी लोग का। और हम इनसे 100 मीटर पीछे थे। तब तक जब तक हम इनके पास पहुँचे तब तक ये घटना घट चुकी थी। अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू छीनना, मारना, जो भी नियत हो जिस आदमी का हम नहीं जानते हैं। क्या घटना घटा, क्या हुआ? घटना घटा कि 2 आदमी बाइक पर थे, अपाची बाइक था। उनका उम्र रहा होगा आगे वाले का 40-45 जो हमने अपने आंखों से देखा, और पीछे वाले का 30-32। वो 2 बाइक सवार थे। हमसे 100 मीटर आगे थे और रोड ऐसे ही टर्न है जैसे मेरे घर के सामने टर्न है। टर्निंग से हम कोई दिखा नहीं। इनको हाथ दे के रोक लिया, इनको प्रणाम किया तो ये बोले कि बुआ हम चिन्ह छो ना। जब तक बोले चिन्ह छो ना तब तक पीछे वाले आदमी इनके गले पे हाथ मारा। गले पे हाथ मारने के बाद इनका चैन झपट लिया। ये उससे उलझ गए अपनी बचाव के लिए। इतने में इन्होंने भी हाथापाई किया होगा। तब तक इनको पिस्टल या जो भी उसके पास था उसके पीछे वाले से इनके वार कर दिया, जिससे इनके नाक का हड्डी फ्रैक्चर हो गया, आँख के नीचे फट गया और बेतहासा ब्लीडिंग होने लगा। जब तक हम पहुँचे तब तक ये हो चुका था। जब इन्होंने उठ के कुछ बोला और भागने की कोशिश किया, उसने पिस्टल चला दिया, गोली चला दिया वहाँ पे। लेकिन इत्तेफाक था कि गोली इनको नहीं लग के तिरछा से निकल गया। जब हम पहुँचे हम समझ नहीं पाए बात को कि यहाँ हो क्या रहा है। तब तक उन्होंने दूसरा बार फिर पिस्टल निकाल लिया। आगे वाले के हाथ में पिस्टल इनकी तरफ, और जब इनकी तरफ हम ऐसे तिरछा होकर देख रहे हैं कि धड़ाधड़ खून का धारा अंदर फंसा गए। एक पिस्टल इनकी तरफ और एक पिस्टल पब्लिक की तरफ, हमारे से पब्लिक की तरफ। ये चिल्लाए कि तुम बचो। हम हाथ जोड़ ले कि भैया आप लोग गोली मत चलाइए। इतना हम बोले। फिर हम कुछ माइंड नहीं काम किया। फिर हम वहीं पर ट्रैक्टर लगा हुआ है, अभी भी वहाँ पर ट्रैक्टर का ट्रॉली लगा हुआ है उनके दरवाजे पे। वहीं से हम घुस छुप के हम उधर गए। इनका धार बह रहा था। फिर जिनके दरवाजे के सामने घटना हुआ उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि भैया आप हमको गाड़ी मिला के पहुंचा दीजिए। फिर वो लोग गाड़ी मिला के हमको लाए यहाँ। यही घटना हुआ। कह रहा हूँ गोली चलाया था। गोली चली 1 राउंड। पुलिस को जानकारी दी है? पुलिस को जानकारी, हमारी समझ से ही बात बाहर थी। जब हमने अभी फिर सुबह वहाँ जगह पर गए हैं तो उन लोगों ने बताया कि आप जब ये गिर के भागने लगे तो एक घटना हुई थी जिसमें कुमार अमरेंद्र ओझा के गले से चैन छीनने का प्रयास किया गया था, लेकिन उसमें से चैन का लगभग 90% भाग छीन नहीं पाया था। थोड़ा सा एक टुकड़ा उसके पास रह गया था। तो उसमें उसी छीन झपटे के क्रम में उनके नाक पे थोड़ा सा चोट भी आई थी। उसमें केस रजिस्टर कर दिया गया है और अज्ञात अपराधी कर्मी का पता किया जा रहा है। तो केकरा के साथ रहा बहू, पति के साथ या देवर के साथ, यह डायलॉग तो इन दिनों आपने बहुत सुना होगा। कुछ ऐसा ही मामला मुजफ्फरपुर में देखने को मिला है, जहां एक लड़की पति को छोड़कर देवर के साथ रहना चाहती है। घटना बोछा थाना क्षेत्र के एक गांव की है, जहां देवरानी जेठानी को अपने ही चचेरे देवर से प्यार हो जाता है। वहीं जेठानी बड़े वाले देवर के साथ घर छोड़कर भाग जाती है और मंदिर में शादी रचा लेती है। वहीं देवरानी छोटे देवर के साथ भागती तो जरूर है, लेकिन महिला के पति कुछ लोगों के साथ उन्हें पकड़ लेते हैं और महिला को लेकर घर वापस लौट जाते हैं। वहीं महिला ने बताया कि उनके देवर को उनके पति ने जमकर पीटा। उसके बाद उनके देवर के साथ क्या कुछ हुआ उन्हें नहीं मालूम। वहीं महिला ने बताया कि जब हमें पति घर लेकर आए तो दूसरे रात जान से मारने की नीयत से चाकू को धार लगा रहे थे, जिसके बाद इसे देखकर वह घर छोड़कर फिर से भाग गई। वहीं महिला की तरफ से बोछा थाने में लिखित आवेदन दिया गया है, जिसमें पुलिस मामले की जांच कर रही है।
आज मारने का प्लान बना रखी थी, हमको जहर दिया खाना में, तो मैं आज खाना नहीं खाई हूँ। आज रात को चक्कू और पिझा के रखा है मारने के लिए हमको। कहाँ है? वही पता नहीं क्यों मारने के लिए हमको दरभंगा के भगा के लाया है, ब्याह किया है, मेरे को बोला गलत काम करके पैसा देने के लिए हमको। क्या गलत काम करने के लिए? मतलब गलत धंधा करके तुम मेरे को पैसा दो कमा को। कौन बोला? रॉकी बोला है। रॉकी कौन है? मेरे एक है ना, मैं रॉकी यही लगेंगे जो भगा के लाए हैं ना, वही लगेंगे। वही बोला है पैसा दो मेरे को कमा के। अब बगल में जो गुलब्बा है जी, वो गुलब्बा भी मेरे को गलत नज़र के ताक रखा था, मेरे को लाइन मार रहा था, तो मैं नहीं पटी। 2-3 लड़का गांव का भी है, वो भी लाइन मार रहा था, मैं नहीं गई। आज वो मलकिनी क्या बोल रही थी, आज कल गए थे ना, तो मेरे को कंठ दाब दी थी दुपट्टा लेके। कौन मलकिनी? जहाँ काम करती है ना वहाँ। आप काम करते हो? नहीं, मेरी सासू करती है काम वहीं। तो वहाँ क्यों गए थे? बुला रखी थी तो गए थे, तो वहाँ कंठ दाब रहा था दुपट्टा पकड़ के मेरा। तो उस दिन तो समझौता हो गया था। तभी पता नहीं, मेरे को घर में नहीं रहना है। क्या नहीं रहना है? वो मार रहा है बेरी बेरी, तो मैं क्यों रहे इस पे। तो आप तो शादी किए थे उससे? नहीं तो वो भगा के ना शादी किया मेरे साथ। बिना रजामंदी का थोड़ी ना किया होगा। कितने साल शादी का हुआ? 1 साल हो रहे हैं। तो 1 साल बिना रजामंदी के कैसे रहे? हम रह गए हैं ना, बोल रहे थे गलत काम तुम करो मैं पैसा तेरे को लूँगी, नहीं करते तो बोले मार रहा है हमको। तो अब क्या करना? हमको इस लड़का पे नहीं रहना है, इस परिवार पे नहीं रहना है। तो क्या करोगी? मेरे को सुधरम पे रहना है। सुधरम पर क्यों रहना है? फिर हमको हम साचा प्यार किया है ना, इसी पे रहना है हमको। वो मारने का धमकी दे रहा था, वो कैसे तलाक हम इसको दें। अच्छा तो मैं दे दूँगी तलाक का पेपर। तो रहना किसके साथ है? सुधरम के साथ रहना है। सुंदरम कौन है? मेरा पति लगेंगे, जो भागे, जिसको मार के फेंका गया, उनको हमको खोज के दो उनको। देवर थे कि पति थे? देवर थे। और उसी से शादी करना है? हाँ, इन्हीं के करना है हमको शादी। तो अब किसके साथ रहना है? सुधरम के साथ रहना है। देवर के साथ? हाँ, देवर के साथ रहना। उस दिन तो कह रहे थे कि पति के साथ रहना है। नहीं, पति के साथ नहीं रहना, देवर के साथ रहना है। वो फिर आज मार रहे थे हमको। तो 5 दिन में बयान कैसे बदल गया? वो मार रहे थे हमको, आज जान के मार देता थोड़ी ना हम उसे ही होते। उस दिन तो आप कह रहे थे कि हम पति के साथ रहेंगे, फिर बयान कैसे बदला? तो मारने का धमकी दिया, बोला हम भाग गए, आज खुद भागे। कहाँ से भागे? सरदीपुर के भागे हम। सरदीपुर से रास्ता भागे? में भेंट हो गई तो हम आए। कौन भेंट हो गया? मम्मी भेंट हो गई, सुधरम की मम्मी। तो अब किसके साथ रहना है, पति के साथ कि देवर के साथ? देवर के साथ। ऐसा क्यों? पति पे नहीं रहना हमको। पति में कोई कमी है? नहीं, रहना नहीं, मार रही है बेरी बेरी हमको। पति मारता है? हाँ, दोनों मतारी बेटा हमको मारने का प्लान बनाई आज। आज? हाँ। तो ऐसा क्यों लगातार हो रहा है? पता नहीं, वो इससे लोग भगा के भी लेके आए, ऐसे कर रहा है। इससे पहले भी आपकी एक जेठानी भागी थी? हाँ। वो भी उसी घर में है? हाँ। आप भी उसी घर में जाना चाह रहे हैं? हाँ। क्यों? उसका इस घर में खाने पीने का नहीं दे रहा है, मार रहा है, दिक्कत कर रहा है हमको। आपकी जेठानी के साथ क्या होता था? मेरे जेठानी के साथ यही हो रहा था, इनको खाने पीने के लिए नहीं दे रहा था, मार रहा था, पीट रहा था, हर काम कर रहा था। इसके साथ भी बोल रहा था गलत काम करके आओ तुम। किसके साथ करने के लिए कह रहा था? इनके साथ। किनके साथ? मेरी जेठानी के साथ। तो आप क्यों वहाँ नहीं रहना चाह रहे हैं? मैं नहीं रहूँगी, जो मार रहा है हमको बेरी बेरी। रविवार को सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत बागेश्वरी दिव्यांग सह जन सेवा संस्थान में भाजपा क्रीड़ा प्रकोष्ठ के द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों को उनकी ज़रूरत का सामान और खेल में राज्य और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों का सम्मान मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार के द्वारा किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिव्यांग को सम्मान के लिए अनेक क्षेत्रों में अनेक कार्य किया। हर जगह दिव्यांगों की सुविधानुसार कार्य किया गया है। पहले दिव्यांग को अपाहिज या और कई नामों से संबोधित करते थे, जिससे एक अपमानजनक शब्द प्रतीत होता था। मोदी जी के आने के बाद इनको सम्मानजनक शब्द दिया गया दिव्यांग। जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने दिव्यांगों को हर संभव मदद की घोषणा की। भाजपा क्रीड़ा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक उत्पल रंजन ने जिले में सभी दिव्यांग संस्थान के बीच दिव्यांग खेलों के आयोजन की घोषणा की और कहा कि खेल सम्मान समारोह में दिव्यांग खिलाड़ियों को जो राष्ट्रीय
या राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करेंगे उनको भी सम्मानित किया जाएगा। मौके पर संस्थान के सचिव संजय कुमार, प्रदेश लघु उद्योग के सह संयोजक अजीत कुमार, क्रीड़ा प्रकोष्ठ के सह संयोजक संदीप कुमार सहित दिव्यांग स्कूल के 50 से ज़्यादा बच्चे और शिक्षक, अभिभावक भी मौजूद थे। कार्यक्रम हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम कर रही है। इसके अंतर्गत आज इस बागेश्वरी मुक्त बधिर आवासीय विद्यालय में हम लोगों ने बच्चों के बीच में कुछ कॉपी, पेन, बिस्किट्स, इस तरह के बहुत सारी सामग्री बांटने का लोगों के बच्चों के बीच में काम किए हैं। और साथ ही जो यहाँ के बच्चे विभिन्न क्षेत्र में स्टेट से लेकर नेशनल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचे हैं, उनको एक सम्मानित करने का भी कार्यक्रम किया गया है। हम लोग प्रति वर्ष इस विद्यालय में आकर के बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं और इनको जो भी मतलब सहायता हो सकता है वो पहुंचाने का काम हम लोग करते हैं। और साथ ही आज इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर हम बच्चों के लिए ईश्वर से कामना करते हैं कि बच्चे जैसे भी हैं, जिस क्षेत्र में भी हैं, उसमें ये लोग प्रगति करें, अच्छा काम करें। खेल के क्षेत्र में है तो अच्छा खिलाड़ी के रूप में इस विद्यालय के बच्चे हुए, पढ़ाई लिखाई भी जो करते हैं वो अपने क्षेत्र में भी अपना नाम ऊँचा करें और मुजफ्फरपुर का नाम, बिहार का नाम और देश का नाम सदैव ऊँचा करने में इनका भी योगदान है। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम चल रहा है 15 दिनों का। इस कार्यक्रम में हमारे यहाँ पे जो भी दिव्यांग, मुकबधिर दिव्यांग बच्चों हैं, उनको इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो बच्चे राष्ट्रीय स्तर का, इंटरनेशनल लेवल का, जो बच्चा खेल में, पारा खेल में जो स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल, कांस्य पदक लाए हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी क्रीड़ा प्रकोष्ठ की ओर से सम्मानित किया गया है और इस संस्थान को भी उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मान दिया गया है। रविवार को मुजफ्फरपुर के आमगोला स्थित एक बैंक्वेट हॉल के सभागार में अधोगामी सेविका फाउंडेशन के तत्वावधान में सेविका महापरिवार का आम सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पूर्वी चंपारण से आई हुई वरिष्ठ आंगनबाड़ी सेविका चंचला कुमारी ने किया। सर्वप्रथम कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि मेयर निर्मला साहू के प्रतिनिधि पंकज कुमार सिंह, जिला उपभोक्ता आयोग मोतिहारी के सदस्य संजीव कुमार, बालाजी परिवार के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार अमर, औरंगाबाद जिले के रफीगंज के पैक्स अध्यक्ष राम विनय यादव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान अतिथियों को अंगवस्त्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। उसके बाद कला श्री नाटक संस्थान के द्वारा स्वागत गान एवं आंगनबाड़ी सेविका पर आधारित नाटक का मंचन किया गया। मुख्य अतिथि संजीव कुमार ने कहा कि आंगनबाड़ी सेविकाओं का भूमिका समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशिष्ट अतिथि अमरेंद्र कुमार अमर ने कहा कि सेविका बच्चों की दूसरी मां के रूप में भूमिका निभाती है, जो समाज के निम्न स्तर के परिवार का मुख्य अंग होती है। मौके पर फाउंडेशन के सूत्रधार प्रकाश सिन्हा सहित मुजफ्फरपुर के अलावा मधुबनी, औरंगाबाद, जमुई, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण सहित कई अन्य जिलों की सेविकाएं और प्रतिनिधि मौजूद थीं। देश है हम लोग महापरिवार, सेविका महापरिवार, इसलिए हम लोग आए हैं कि हम लोग धरना प्रदर्शन से हम लोग का सरकार को जू तक नहीं रेंगता, इसलिए हम लोग कानून के तहत जाके हम अपना मजदूर वर्ग हासिल करना चाहते हैं। हम लोग अधगामी हैं, हम लोग के पास कुछ भी नहीं है, मात्र 4 से 5 घंटे का हम लोग का ड्यूटी, हम लोग को सरकार 8 घंटे का ड्यूटी दिलवाए और हम लोग चाहते हैं कि कम से कम मजदूर श्रेणी में भी हम लोग को दे दे ताकि हम लोग कुछ कर सके। ऐसे धरना प्रदर्शन करने से, हो हल्ला करने से कुछ भी नहीं हम लोग को हासिल होगा। 150 और 400 500 से हम लोग को क्या होने वाला है, सरकार उतना बढ़ा के हम लोग को हटा देती है। इसलिए हम लोग अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए हम लोग चाहते हैं कि हम कानून का सहारा लें। इसकी रणनीति यही है कि अभी तक हम सारी सेविकाएं
2 गुट हो 3 गुट हो जो भी हो राज्य में, हम लोग सब मिलकर धरना प्रदर्शन करते थे, हर तरह के कार्य को करते थे। लेकिन हम लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि केंद्र जो है वो हम लोगों को कहीं का भी नहीं छोड़ा है। हम लोगों को 4 घंटे तो कहता है कि हम ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद 4 घंटे जो होता है उसके बाद हमसे गृह भ्रमण कराती है। उसके बाद वो हमसे ऑफिस में बुलवा कर लोग वर्क करता है, ग्रोथ मॉनिटरिंग है, सारा काम करते करते ऑनलाइन वर्क है, जो कि रातों रात जग कर हम लोग काम करते हैं। कभी कभी ये होता है कि नेटवर्क इशू होता है, तो उसके लिए भी हम लोग इंतज़ार करते हैं और उसमें बैठे बैठे हम लोग का सारा समय इसमें व्यस्त हो रहा है। लेकिन पैसा क्या है हम लोग का, एक मज़दूर का जो मज़दूर न्यूनतम मजदूरी थी वो भी हम लोगों की नहीं है। अब हम लोगों की आंखें खुल गई हैं कि अब सरकार हमारी धरना प्रदर्शन से नहीं सुनने वाली है। इसलिए हम लोगों ने एक यह परिवार का संगठन आयोजित किया है ताकि पूरे राज्य की सेविकाएं इसमें जुड़कर एकजुट होकर हम लोग इसके लिए सरकार के विरोध में आकर कोर्ट में एक केस दर्ज करें, याचिका दर्ज करें, ताकि हम लोगों को कम से कम जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हमारी न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए वो हमें मिल सके। और जब वो हम लोगों को मिल जाएगी तो हम लोगों को कहीं से भी सरकार से कोई दुविधा रहेगी नहीं, कोई लड़ने की बात ही नहीं रहेगी। सरकार एक तरफ कहती है कि हम महिला को सशक्त कर रहे हैं, इसमें सारी महिलाएं हैं जो कि एकदम गरीब तबके की भी हैं, बहुत के हस्बैंड नहीं हैं, जो कि इसी पे आश्रित हैं। उनका वेतन कभी कभी 4-4 महीनों तक नहीं मिलता है। वो कैसे अपना घर चलाएंगी, वो कैसे क्या करेंगे। आप पोलियो में डाल रहे हो, उसका भी समय पे हम लोग को पैसा नहीं मिलता है। आप इलेक्शन वाला ड्यूटी कराते हो, उसका पैसा नहीं मिलता है। हम लोग क्या करें, हम लोग किधर जाएं? तो अब हम लोग कोर्ट के सहारे आना चाह रहे हैं। किन जिले से ये महिला लोग? ये बिहार के लगभग लोग अभी सभी जिले से आई हैं, कुछ ना कुछ महिलाएं अभी, क्योंकि ये हम लोग का ये छोटे रूप में हुआ है, बड़े पैमाने पर ये हम लोग का एक और संघ बैठेगा तो उसमें भव्य रूप से हम लोग का आयोजन होगा। अभी चूंकि हम लोग सब चाह रहे हैं कि किसी तरह हम लोग कोर्ट में चले जाएं, इसलिए कम जुटता में ही हम लोग आकर अपना ये कार्य कर रहे हैं। अधिकारी सेविका फाउंडेशन मंच को तैयार किया गया है। सेविकाओं का यह अपना मंच है जो भारत सरकार से रजिस्टर्ड कराया गया है, और हम सभी सेविका बहनें न्यायालय की तरफ जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को एक अंशकालीन स्वैच्छिक समाज सेवी माना जाता है, जबकि हम लोग पूर्णकालीन काम करते हैं। 8 घंटा से भी अधिक हम लोग काम करते हैं। हम यह साबित करना चाहते हैं सरकार को कि हमारी सेविका बहनें एक अंशकालीन नहीं, एक पूर्णकालीन दक्ष मजदूर है। यदि आप अपने दोस्तों और परिचितों के साथ एक कप कॉफ़ी के साथ कुछ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना चाहते हैं और हरे कालीन पर रंग बिरंगी गेंदों के संगीत का आनंद लेना चाहते हैं, तो रॉयल स्कूनर क्लब एंड कैफ़े आपके लिए सही जगह है। मुजफ्फरपुर शहर के हरिसभा रोड RDS कॉम्प्लेक्स 3rd फ्लोर पर रॉयल स्नूकर क्लब एंड कैफ़े का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर नगर विधायक विजेंद्र चौधरी और डिप्टी मेयर मोनालिसा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर रॉयल स्नूकर क्लब एंड कैफ़े का उद्घाटन किया। शहरी इलाके में स्थित यह क्लब 24 घंटे खुला रहेगा। सभी अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करते हुए इस क्लब में अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों द्वारा निर्मित 4 स्नूकर टेबल है। क्लब के प्रोप्राइटर अली अल्तमश ने बताया कि क्लब आगंतुकों को मामूली शुल्क पर शहरवासी को प्रदान कर रही है। वहीं विधायक एवं डिप्टी मेयर ने क्लब के ऑनर को शुभकामनाएं दी। आज मैं हरिसभा चौक के पास बनारसी कालंजलि के ऊपर रॉयल स्नूकर कैफ़े के उद्घाटन समारोह में आई हूँ। तो सबसे पहले अली जी को मैं बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ कि ये इन्होंने इस तरह का गेम के बारे में खोला है, और बधाई देती हूँ और आगे बढ़े, अपनी एक नई पहचान बनाए। हमारा मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी बनता जा रहा है, इससे यही पता चलता है कि इस तरह के गेम्स खुल रहे हैं और लोगों को ऐसी सुविधाएँ दी जा रही हैं। और इसके साथ कैफ़े का भी उद्घाटन हो रहा है तो लोग आएंगे। मुझे लगता है कि इस तरह के गेम्स मुजफ्फरपुर में पहला ऐसा खुल रहा है, लोगों को नई चीज़ें मिल रही हैं, तो आगे हमारा मुजफ्फरपुर और स्मार्ट बनता जाएगा, ऐसी मेरी कामना है। फिर से एक बार अली जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों को बहुत धन्यवाद है कि मुजफ्फरपुर को हाईटेक करने का प्रयास किया जा रहा है। हम शुभकामना देते हैं, इसको और तेज़ी से विकास किया जाए। हम लोग का सहयोग जहाँ अपेक्षित है वहाँ हम लोग सहयोग भी करेंगे। धन्यवाद। पूरे शहर मुजफ्फरपुर वासियों को इस क्लब के उद्घाटन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
हम लोगों ने एक बहुत अच्छे उद्देश्य के साथ इस क्लब को खोला है। बिहार में खेल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत कम ऑप्शंस है, हमारे युवाओं के पास भी, बिजनेसमैन के पास भी और जॉब वाले के पास भी, और हमारे शहर की गर्ल्स लोगों के पास भी। और खेल बहुत ही महत्व रखता है ज़िंदगी के लिए, लाइफ के लिए, और खेल से जुड़े रहना चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ के सभी सम्मानित हमारे विधायक जी या मेयर साहब और कि बिहार में और मुजफ्फरपुर में खेल का महत्व और बढ़े, और उसी उद्देश्य के साथ हम लोगों ने ये क्लब को ओपन किया है, जहाँ पे हमारा बिलियर्ड्स स्नूकर के साथ साथ कैफ़े वगैरह की भी सारी इंतज़ाम हैं, और बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है, बहुत ही अच्छा थीम है। मोस्ट वेलकम पूरे शहर वासियों को हमारे इस क्लब और कैफ़े में। 9 नवंबर से क्या कुछ टूर्नामेंट का शुभारंभ हमारा क्लब की तरफ से एक बिहार ओपन स्नूकर टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसका डेट नवंबर 9 तारीख से लेकर 9, 10, 11, 12, 13 5 दिनों का ये टूर्नामेंट का प्रोग्राम है, जो पूरे बिहार के जहाँ से हर एक डिस्ट्रिक्ट से जितने भी स्नूकर और पूल से रिलेटेड हमारे प्लेयर्स हैं वो यहाँ आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें जो विनर्स होंगे फर्स्ट, उनके लिए हम लोगों ने 21,000 का विनर प्राइस रखा है, एंड सेकंड के लिए 11,000 का विनर प्राइस रखा है, एंड सेमीफाइनलिस्ट हमारे जितने भी प्लेयर होंगे उनके लिए 3,000 का विनिंग अमाउंट है। सो प्लीज़ इसमें पार्टिसिपेट करें और इस खेल का मनोरंजन को और बढ़ाएं, इम्पोर्टेंस महत्व को और बढ़ाएं, और प्लीज़ इस गेम में सभी लोग पार्टिसिपेट करें। मुजफ्फरपुर के भगवानपुर बीबीगंज भामाशाह द्वार बाईपास रोड ऑक्सफोर्ड स्कूल के समीप रविवार को चाणक्य लाइब्रेरी का भव्य शुभारंभ किया गया। पटना के ज्ञान बिंदु जीसस एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद सर ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया। मौके पर डायरेक्टर अमित कुमार और लवकुश सर ने बताया कि बहुत ही शांत, स्वच्छ और वातानुकूलित माहौल में छात्रों को अध्ययन करने का यहाँ अवसर दिया जा रहा है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। लगभग 200 छात्रों के बैठने की क्षमता के साथ महिलाओं के लिए अलग से सीट भी है। इसके अलावा यहाँ पर 2 कंप्यूटर सेट विथ नेट की व्यवस्था भी है, जिससे छात्रों को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के फॉर्म भरने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वही यहीं से इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। उद्घाटन के पहले ही दिन 90% सीट बुक हो चुका है। आशा करते हैं छात्रों को यहाँ अध्ययन करने में किसी भी तरह की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लाइब्रेरी जो है इसमें आपका खुला है बीबीगंज भामाशाह द्वार के पास, नियर ऑक्सफोर्ड स्कूल के पास चाणक्य लाइब्रेरी, जिसमें हम लोग 2 आदमी जुड़े हुए हैं, जो कि एगो लवकुश सर है जो कॉम्पिटिटिव क्लास भी चलाते हैं, और हम उनके साथ जो है प्लस हैं। बाद बाकी यहाँ की सुविधा जो है आप लोग देख ही रहे होंगे, वीडियो भी किए होंगे, लेकिन यहाँ की सुविधा और भी जो है इसमें अपडेट करने की ज़रूरत है, हमें भी लगता है, तो उसको अपडेट भी किया जाएगा। बाद बाकी यहाँ का माहौल भी बहुत ही अच्छा वातावरण में हम लोग देने वाले हैं। क्या कुछ फैसिलिटी है यहाँ का फैसिलिटी है, जैसे कि सिक्योरिटी पर्पज़ से पूरा कैमरा सर्विलांस है। बाद बाकी आपको अंदर का पूरा कूलिंग है, जो भी जो है बच्चा पढ़ेंगे गर्मी का कोई ऐसा माहौल नहीं होगा, फिर से शांति वातावरण होगा। और गर्ल्स के लिए स्पेशल हम लोग सेफ्टी भी दिए हैं, कुछ सीट रिजर्व किए हैं जो कि गर्ल्स के लिए स्पेशल है। किताब की व्यवस्था है क्या? किताब की व्यवस्था हम लोग किए हैं, हम लोग को बात हो चुका हुआ है और पेमेंट भी जा चुका हुआ है। कुछ किताब हम लोग परचेज किए हैं, लेकिन अभी तो आप लोग के माध्यम से देखेंगे कि जो बोले हैं रोशन सर की, हम लोग भी कुछ जो है आपको सहयोग करेंगे किताब के, और उनसे भी अपडेट ले करके यहाँ बुक को रखेंगे ताकि असुविधा नहीं हो। और एक सुविधा और भी देने जा रहे हैं, जो कि बच्चा यहाँ कोई भी फॉर्म फिलअप करते हैं तो उन्हें कहीं कैफ़े में बैठना हो या ऑनलाइन हो, तो यहाँ 2-3 सिस्टम ऐसा रखेंगे ताकि वो यहाँ पे खुद से जो है भरवा सकते हैं या भर सकते हैं। उद्घाटन कौन किया है? उद्घाटन हमारे रोशन आनंद सर से बहुत पहले से मीटिंग हो चुकी थी, और हम लोग काफ़ी कोशिश के बाद उनको लाए, और हमको विश्वास नहीं था फिर भी, लेकिन जो है आए और हम लोग को बहुत ही अच्छा तरीक़े से वो सहयोग किए। और आप लोग के बीच तो देखे ही हैं कितना क्राउड था और कितना जो है बच्चे लोग का प्यार था रोशन आनंद सर के साथ, तो ये तो आप लोग देखी ही। बैठने का कितना कैपेसिटी? बैठने का कैपेसिटी हम लोग का 193 है, ठीक है।
अभी एडमिशन जो है हम लोग का 150 के आसपास 140 के आसपास हो चुका हुआ है। सीट हमको लगता है कि अब मेरे पास है भी नहीं कि जो हम दे पाएंगे। तो ये है। ये चाणक्य लाइब्रेरी का उद्घाटन किए हम लोग आज रोशन सर के द्वारा कराया गया है। ये आपका मुजफ्फरपुर में है, बीबीगंज बाईपास में है यहाँ। और मैं खुद चाणक्य कॉम्पिटिटिव क्लास चलाता हूँ, ठीक है। और बच्चे के मांग पे बहुत ज़्यादा मांग था बच्चे का कि सर लाइब्रेरी दीजिए, लाइब्रेरी दीजिए। लाइब्रेरी का सख्त ज़रूरत है बच्चा का। बच्चा एफर्ट भी नहीं कर पा रहा था, फी मिनिमम फी में हम रखे हैं। और ये बच्चा जितना भी एफर्ट कर सके बहुत कम है, मतलब फुल्ली एयर कंडीशन 599 499 का हम लगाए हैं, ठीक है। मतलब एकदम कम फैसिलिटी में आपको टोटल आप देखे ही हैं पूरा। अंदर चलिए ना, आइए दिखाते हैं अंदर का आपको। हाँ, तो फैसिलिटी में आपको फुल्ली एयर कंडीशन मिलेगा। 4 AC लगा हुआ है, 2 टन का AC लगाए हुए हैं। और बच्चे के मांग पे 2 AC और हम लगा देंगे। आगे 200 बच्चे पढ़ सकते हैं। 200, हाँ, किताब की व्यवस्था हम देंगे उसको। प्रॉपर किताब की व्यवस्था होगी, देंगे बच्चे को किताब की व्यवस्था। जी, उद्घाटन आपके ये ज्ञान बिंदु वाले सर पटना के रोशन आनंद सर आए हुए थे, वही कराए हैं, उन्हीं के साथ हुआ है। रविवार को मुजफ्फरपुर के जुड़न छपरा मेन रोड स्थित आसफ हॉस्पिटल को अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा सर्टिफाइड होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, डॉक्टर अमृता सहित उपस्थित गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया। आपको बता दें कि आसफ हॉस्पिटल को यह उपलब्धि इसके शुरू होने से इतने कम समय में मिली है, यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस दौरान डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, डॉक्टर अमृता एवं आशीष वर्मा के द्वारा हॉस्पिटल में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को डॉक्टर नवनीत, डॉक्टर संतोष कुमार राय, डॉक्टर मिन्नी रानी, डॉक्टर अमित, डॉक्टर पंकज के द्वारा संबोधित किया गया। सभी कर्मचारियों के उत्कृष्ट कार्य की सराहना भी की गई। साथ ही डॉक्टर संजय श्रीवास्तव के द्वारा बताया गया कि आसफ हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड पर भी ज़रूरतमंद लोगों का इलाज दूसरे सामान्य मरीजों की तरह ही किया जाता है। ये आज हम लोग यहाँ पे NABH एक्रेडिटेशन के मौके पे यहाँ पे उपस्थित हैं और मैं आप सब लोगों का, पूरे समाज का आभारी हूँ कि आप सब लोगों के सहयोग से, मीडिया पर्सनल्स का भी उसमें बहुत सहयोग है, आप सब लोगों के सहयोग से आज हम लोग NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल के रूप में अपने आप को पा रहे हैं। और जैसा कि NABH का पंच लाइन है कि हमारा पेशेंट सेफ्टी, क्वालिटी केयर, ये जो है उसकी प्रायोरिटी है, तो हम लोग इन सब मानकों पे खड़े उतरे हैं और आगे भी हमारी पूरी टीम का प्रयास रहेगा कि हम लोग इन मानकों पे और उत्तरोत्तर आगे बढ़ते रहें, जिसमें कि हमारे डॉक्टर्स, हमारे बाकी टीम मेंबर्स, सारे लोगों का सहयोग है। और एज ए मीडिया प्रोफेशनल्स आप लोगों से भी मुझे इस बात की उम्मीद है कि आप लोग हमारी सर्विसेज को आगे बढ़ाएंगे, ताकि जो लोग भी इसके लिए, जो भी हेल्थ सर्विसेज लेने के लिए, किसी तरह की सहायता लेने के लिए जिनको ज़रूरत हो, वो हमारे पास में आएँ और हम लोग उनकी अपेक्षाओं पे हमेशा की तरह आगे भी खड़े उतरें। स्टाफ को भी सम्मानित किया जाए। हाँ, इस अवसर पे हम लोगों ने अपनी टीम के सारे मेंबर्स को, जिनका कि योगदान रहा, हर एक कैटेगरी के, जो हमारे सुरक्षा कर्मचारी हैं, जो हमारे सफाई के कर्मचारी हैं, जो हमारे नर्सिंग स्टाफ है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, सब लोगों को हम लोग एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दे रहे हैं। और ये मन से उनका सम्मान है कि ये जो कुछ भी हम लोग अभी अचीव किया हम लोगों ने सर्विसेज के द्वारा या फिर NABH एक्रेडिटेशन में हम लोग उस पर खड़े उतरे, तो इसमें सब लोगों का योगदान है। और मैं उनका एक तरीके से धन्यवाद ज्ञापन कर रहा हूँ, मैं उनका सम्मान कर रहा हूँ, उन्हें एक सर्टिफिकेट प्रदान कर करके। मुजफ्फरपुर का पहला हॉस्पिटल है जो NABH में सर्टिफाइड। जी, हम लोगों ने काफ़ी कम समय में इसे अचीव किया है, जो कि एक रिकॉर्ड टाइम है। इतने कम समय में मुझे नहीं लगता है कि देश में कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल को, जो कि इतने कम समय से चल रहा है, वहाँ पे NABH का एक्रेडिटेशन मिला है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।